हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 7 चैप्टर जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसी चैप्टर का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत मजे के साथ विजयनगर के बारे में पढ़ा था। विजयनगर का कैसे उदय होता है, आखिर विजयनगर कैसे विलुप्त हो जाता है यानी कि बर्बाद हो जाता है, जिसको दोस्तों विजय का शहर कहा जाता था, आखिर ये कैसे हार जाती है। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने बहुत मजे के साथ पढ़ा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देखें। वैसे भी बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये चैप्टर जो थोड़ा सा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल्स में पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पे वो वीडियो मिल जाएगा। जरूर जाके पार्ट 1 को देखें। उससे पहले हम लोग फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आखिर पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 यानी कि जो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो शुरू करेंगे। ठीक है, विजयनगर। विजयनगर को दोस्तों विजय का शहर भी कहा जाता है। 1565 ईस्वी में विजयनगर को लूट लिया गया और विजयनगर जो है वो विलुप्त हो गया, बर्बाद हो गया, उजड़ गया। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, थोड़ा सा देख लीजिए। एक संगम राजवंश, एक सलूब राजवंश और एक तुलु राजवंश, एक अरविदु राजवंश। संगम राजवंश का शासन चल रहा था, लेकिन सलूब राजवंश जो है उसको हरा देता है, पराजित कर देता है, फिर इसका शासन चलता है। हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल्स में आपको बताया था। फिर तुलु राजवंश आता है। तुलु राजवंश जो है सलूब राजवंश को हरा देता है। दोस्तों ये तुलु राजवंश जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मालूम होगा जब तुलु राजवंश का जो शासक है उसका नाम है कृष्णदेव राय। मैंने आपको कहा था कृष्णदेव राय को क्या बोला जाता है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तुलु राजवंश के जो शासक थे उसका नाम था कृष्णदेव राय, और इसको जो है ताकतवर राजा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों जब कृष्णदेव राय शासन करते थे विजयनगर में, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में जब शासन करते थे कृष्णदेव राय, तो इसी के काल में जब ये शासन करते थे उसी के काल में ये जो साम्राज्य है वो बहुत हाई लेवल तक गया था, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं अपने महिमा को छुआ था, बहुत ऊंचे लेवल तक गया था कृष्णदेव राय। फिर कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे साम्राज्य जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि संगम राजवंश जो है वो सुलु राजवंश इसको हरा देता है, फिर तुलु राजवंश संगम सुलु राजवंश को हटा देता है, फिर जो है तुलु राजवंश को जो है अरविदु राजवंश हटा देता है, और ये अरविदु राजवंश के समय ही ये राजवंश जो है यानी कि ये साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है। अरविदु राजवंश जब शासन करता है ये हार जाता है किसी कारणवश, जिसके कारण ये जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाती है। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देखेंगे। ठीक है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये चीज आपको बताया था पार्ट 1 में। फिर हम्पी के बारे में बताया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम्पी। जी हाँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अक्सर पूछा जाता है हम्पी के बारे में। कॉलिन मैकेंजी के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसके जीवनी के बारे में। तो प्लीज आप लोग जरूर अच्छे से देखेंगे पार्ट 1 को। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में दोस्तों बहुत मजे के साथ एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ का आपको पूर्ण तरीके से क्लास 12 आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। दोस्तों बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाइए, ये हम लोगों को जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करना। देखिए चैप्टर खत्म करना नहीं करना वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं 100% करूंगा, उतना मुझे मालूम है कैसे करना। बट आप लोगों को काम है एक्सप्लेनेशन को देखिए, थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़ने से दोस्तों आपको 2-3 फायदा है। पहला फायदा यह है कि आपको पूरे कहानी समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब साम्राज्य क्या था, हड़प्पा सभ्यता क्या था, ये चीज आपको समझ में आएंगी अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के बीच से पूछ लिया जाए, जैसे कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर चैप्टर के बीच से पूछ लेगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इसलिए थ्योरी को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 2 वर्ड का आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, एक है राय और एक है नायक। राय दोस्तों कहा जाता था शासक को, इसको रायस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रायस। मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था, रायस भी बोला जाता था, राय भी बोला जाता था। तो शासक को जो है राय और सेना के प्रमुख को नायक कहे जाते थे। ठीक है, और प्रमुख शक्ति का प्रयोग कर शस्त्र समर्थक की सहायता से किलों पर, किलों किसको बोलते हैं, यानी कि जो फोर्ट होता है, फोर्ट इंग्लिश उसको बोलते हैं, यानी कि जैसे लाल किला है तो उसी तरीके से किला, तो किला पर जो नियंत्रण करता था वो आपका नायक करता था। ठीक है, और नायक जो है वो एक जगह से दूसरे जगह का भ्रमण करते रहते थे। यह नायक तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, तो शासक को राय और प्रमुख को, यानी कि जो सेना के प्रमुख होते थे उसको बोला जाता था नायक। ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना। चलिए आपका चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अमरु नायक प्रणाली। यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमरु नायक प्रणाली यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के बहुत सारे तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिया गया था। अमर नायक एक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक के बारे में हम लोग पढ़े, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिया गया था। अमर नायक एक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए राज्य का क्षेत्र दिए जाते थे, तथा वे व्यापारियों, किसानों, शिल्पकर्मियों से
भू राजस्व और अनेक तरह के कर वसूलते थे, यानी कि टैक्स वसूलते थे। तो अमर नायक जो है वो सैनिक कमांडर तो था, लेकिन राय द्वारा यानी कि जो शासक होते थे, राय को क्या बोले मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है शासक, ठीक है, शासक। तो शासक द्वारा जो शासन करने के लिए राज्य का क्षेत्र दिए जाते थे, किसको? सैनिक कमांडर को। और वे क्या करते थे? व्यापारी, यानी कि सैनिक कमांडर क्या करते थे? वे व्यापारियों से हो गया, किसानों से हो गया, शिल्प कर्मियों से हो गया, इन लोगों से जो है अलग अलग तरह के यानी कि टैक्स यानी कि कर वसूलते थे, ठीक है। अमर नायक साल में एक बार राजा को भेंट भेजा करता था, और अमर नायक जो है वो हफ्ते में, महीने में इन लोगों से यानी कि व्यापारी, किसानों, शिल्प कर्मियों से टैक्स वसूलते थे। लेकिन वो साल में एक ही बार शासक को यानी कि राय को अपना भेंट भेजता था, यानी कि जो उसको गिफ्ट होता था। जैसे कि भेंट किसको बोला जाता था? जैसे कि कोई आप बड़ा काम कर दिए तो आपको भेंट दिया जाता है। तो ये जो भेंट जमा करते थे वो एक बार में राजा को भेंट भेजा करता था एक साल में, ठीक है। राजस्व का कुछ अंश मंदिरों और सिंचाई साधनों पर खर्च किए जाते थे। और ये जो राजस्व का कुछ अंश है, जैसे कि उसको 100 रुपये जमा हुआ तो उसमें से कुछ अंश जो कि मंदिरों में और सिंचाई साधनों में खर्च किए जाते थे। अब है एक गजपति। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी, यानी कि मालिक होता है। गजपति का मतलब क्या होता है? हाथियों का मालिक। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा की एक शक्तिशाली शासक वंश गजपति के नाम से जाने जाते थे। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश गजपति के नाम से जाने जाते थे। परंतु विजयनगर के लोग प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा गया, और रायों को नरपति, नर का अर्थ होता है पुरुष या लोगों के स्वामी का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परंतु विजयनगर के लोग जो है प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या फिर घोड़ों का स्वामी कहा गया, ठीक है। वो जो है एक प्रकार का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था आपका विजयनगर। लेकिन ये कैसे कैसे विलुप्त हो गया? तो गजपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गजपति का मतलब होता है कि हाथियों का स्वामी, और 15वीं शताब्दी में उड़ीसा का एक शक्तिशाली शासक वंश था जिसको गजपति के नाम से जाना गया। गजपति का मतलब क्या होता है? हाथियों को स्वामी। लेकिन 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक शक्तिशाली शासक वंश था जिसको गजपति के ही नाम से जाना गया, यानी कि शक्तिशाली के नाम से जाना गया। परंतु विजयनगर का जो लोग था वो प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या फिर घोड़ों का स्वामी कहा गया, और रायों को नरपति, नर का अर्थ पुरुष या फिर लोगों के स्वामी का नाम दिया गया, ठीक है। तो वहां पर हाथियों का स्वामी गजपति को, और यहाँ पर विजयनगर को किसको? घोड़ों का स्वामी। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। घोड़ों का स्वामी हो गया आपका विजयनगर में, और वहीं पे हाथियों का स्वामी हो गया आपका दोस्तों एक शक्तिशाली शासक वंश जिसका नाम है गजपति, उसी का अर्थ होता है, ठीक है। अब यवन के बारे में समझते हैं। यवन शब्द संस्कृति भाषा का एक शब्द है। इसका प्रयोग जो है वो यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। यवन शब्द संस्कृति भाषा का एक शब्द है। इसका प्रयोग जो है वो यूनानियों और उत्तर पश्चिमी द्वारा किया जाता था, और वहीं उसके द्वारा नहीं, वहां पर जो आने वाले अन्य लोग थे उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था, यवन शब्द। और इसका ये जो है सांस्कृतिक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अमर, अमर शब्द का अविभाव मान्यता अनुसार सांस्कृतिक भाषा के शब्द समर से हुआ है, जिसका मतलब होता है युद्ध यानी कि लड़ाई, ठीक है। तो अमर शब्द का जो अविभाव है वो किसके? वो भी संस्कृत भाषा से ही आया है, और इसका मतलब क्या होता है? समर। ये जो है समर से लिया गया है, और इसका मतलब हुआ युद्ध यानी कि लड़ाई। अब देखिए ये फारसी शब्द के अमीर से भी मिलता जुलता है। एक तो भाई समर से लिया गया है, ये बात कंफर्म है, इसका मतलब युद्ध लड़ाई होता है। लेकिन ये जो अमर है वो फारसी शब्द में से भी मिलता जुलता है। एक फारसी शब्द है अमीर, उसी से मिलता जुलता है अमर। इसलिए अमीर का अर्थ जो है वो ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति होता है। तो दोनों चीज को आपको लिखना है अगर अमर के बारे में आपको पूछ दे तो। अब यहाँ पर आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। विजयनगर, राजधानी और उनके परिप्रदेश। राजधानी और उनके परिप्रदेश। विजयनगर सभी शहरों में सबसे प्रसिद्ध शहर था। विजयनगर जिसको राजधानी बनाया गया, और उनकी परिप्रदेश यानी कि उनके बगल, अगल बगल के जो प्रदेश थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और विजयनगर जो सभी शहरों में फेमस था इसलिए इसको राजधानी बनाया गया था। अब विजयनगर की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके संरचनात्मक ढांचा निम्नलिखित है। जैसे कि आप लोगों ने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो जहाँ पर स्नानघर, जहाँ पर पक्की सड़कें थी, जहाँ पर स्नानघर, बहुत गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था थी, पक्की ईंटों से द्वारा बनाया गया था, प्लास्टर किया गया था, नाली की व्यवस्था थी। उसी तरीके से दोस्तों विजयनगर के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ खास बातें को जानेंगे जो कि आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लोग प्लीज ध्यान से यहाँ पर पॉइंट को देखेंगे। देखिए जल संपदा जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज, सबसे पहला पॉइंट है जल संपदा यानी कि जल जो है वहां पर कैसे आती थी। विजयनगर में जल की पूर्ति तुंगभद्रा नदी, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि वहां पर जो है जल की पूर्ति एक तुंगभद्रा नदी हो गया, इसके द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड द्वारा होती थी। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांधकर अलग अलग आकारों के हौज का निर्माण किए गए थे। तो जल संपदा जो है वो कौन सी नदी से? तुंगभद्रा नदी से
तुंगभद्रा नदी के द्वारा जो निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है उन्हीं के द्वारा होता था। और ये नदी जो है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। और इसके लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांधकर अलग अलग आकारों के हौज का निर्माण किया जाता था, ठीक है। हौज एक प्रकार का आप अभी बोल सकते हैं कुआं, तथा शहर के विभिन्न शुष्क यानी कि सूखा क्षेत्रों में जल का संचयन और पनबंधन करना अति आवश्यक था। तो ये जो जल संपदा है तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड द्वारा होता था। अब दूसरा चीज देखिए आप लोग, कमलपुरम जलाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं हौज, कमलपुरम जलाशय। इस हौज का पानी राजकीय केंद्र तक ले जाया गया था। इस हौज का पानी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कमलपुरम जलाशय जो कि हौज है, इस हौज का पानी राजकीय केंद्र तक ले जाया गया था। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था। इस जलाशय से कई महत्वपूर्ण नहरें जुड़ी हुई थी। इस जलाशय से कई महत्वपूर्ण नहरें जुड़ी हुई थी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस हौज का पानी जो है वो कहां पर लिया जाता था? राजकीय केंद्र, जहां पर सभी राज्य से यानी कि सभी जिलों से जो भी उस समय होते थे, सभी राजा जो होते थे, यानी कि राजा जो होती थी, बड़े बड़े लोग जो होते थे, वो आके बैठते थे और वहीं पे राजकीय केंद्र तक पानी लिया जाता था। कहां से? कमलपुर जलाशय से, ठीक है, कमलपुरम जलाशय से। अब देखिए हिरिया नहर, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध द्वारा पानी लाया जाता था। जो तुंगभद्रा पर जो बांध बने थे उन्हीं के द्वारा पानी लाया जाता था हिरिया नहर में। इसका निर्माण जो है वो संभव संगम वंश के द्वारा करवाया गया था। इसके पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाले घाटियों को सिंचित करने में किया जाता था। सड़कें और किलेबंदियां, इस चीज को आप लोग समझिए। ये चीज समझ में आ गया? हिरिया नहर कैसे कैसे पानी आता था। अब एक सड़कें और किलेबंदियां, हम लोगों ने हड़प्पा में पढ़ा था कि कैसे कैसे सड़कें होती थी। तो आपको सेम टू सेम वही चीज को बताना, पहले पानी के बारे में बताए, अब आपको बताना सड़कें और किलेबंदियां। सड़क तो समझ गए, किलेबंदियां क्या? जो किला होती थी, पहले फोर्ट होती थी, उनके बारे में। तो देखिए 15वीं शताब्दी में फारस के शासक कालीकट, जिसको बोलते हैं कोझिकोड, ने विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर यानी कि मैसेंजर बनाकर भेजा। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का आपके मैसेज को भेजने वाला। तो जो अब्दुल रज्जाक जो शासक जो होते थे, उसका मैसेज को भेजने वाला, उसको भी एक प्रकार का मैसेंजर बोला जाता है। वैसे भी मैसेंजर ऑफ गॉड, जैसे कि आप सुनते होंगे मुस्लिम लोग तो नबी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाले की जो बात होती है उसको दूसरे तक पहुंचाना, इसको बोला जाता है दूत यानी कि मैसेंजर या फिर नबी, जैसे कि आपको बोलना है, ठीक है। तो सड़कें और किलेबंदियां 15वीं शताब्दी में फारस के शासक कालीकट कोझिकोड ने विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा तथा रज्जाक ने यहां आकर दुर्गों की 7 पंक्तियों का वर्णन किया। दुर्गों की 7 पंक्तियों का वर्णन किया। किसने? अब्दुल रज्जाक ने, जिसको दूत बनाकर भेजा, अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर जिसने भेजा था, तो उसी ने जो है यहाँ पर 7 पंक्तियों का वर्णन किया। अब आगे देखिए, सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे से आपस में जोड़ती थी। इसमें पत्थर को फनाकर टुकड़ों का प्रयोग किया गया था, जिस कारण वह अपने स्थान पर टिके रहते थे। तो सबसे बाहरी जो दीवार थी वो शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे के आपस में जोड़ती थी। जो पहाड़ी होती थी शहर के चारों ओर, ये पहाड़ है, तो इसको ये दीवार के द्वारा जोड़ा जाता था, ठीक है, आपस में जोड़ती थी। इसमें जो पत्थर के फनाकर है उसके टुकड़े का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण टुकड़े का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि वो जुड़े रहे, ठीक है, जुड़ने के लिए तो टुकड़े का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण वो अपने स्थान पर टिके रहता था, एक जगह स्थिर रहता था। और क्या करता था? दीवार के आंतरिक हिस्सा मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। तो जो दीवार होती थी, जैसे कि अगर आप लोग बड़े बड़े पत्थर को जोड़ेंगे तो जल्दी नहीं जुड़ेगा, वह भी इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो यहाँ थोड़ा जर्किन हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ घुस जाएगा, ऐसे करके मिल जाएगा टुकड़े टुकड़े को, ठीक है। तो दीवार के जो टुकड़े होते थे उसके पहले टुकड़े किया जाता था, फिर दीवार के आंतरिक हिस्सा पर एक मिट्टी और एक मलबे, इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ था। इसी को बीच में इसके अंदर रखा जाता था और इन दोनों को मिला करके, तीनों को मिला करके इस दीवार के और भी मजबूत बनाया जाता था, जोड़ा जाता था ताकि एक जगह स्थिर रहे। तीसरा चीज, इसके बुर्ज यानी कि मीनार वर्गाकार और आयताकार थे। इसका जो बुर्ज होता है यानी कि मीनार जो होता है, जैसे कि ये दीवार है, ठीक है, तो इसके ऊपर में जो ये मीनार होता है, ये जो मीनार है वो वर्गाकार होते थे और आयताकार होते थे। या तो ऐसे होते थे या फिर ऐसे होते थे, ठीक है, यानी कि चारों बराबर, ठीक है। तो या तो वर्गाकार होते थे या फिर आयताकार होते थे। समझ गए आप? तीसरी चीज को देखिए, इस किलेबंदी में खेतों को घेरा जाता था और इस किलेबंदी से खेतों को भी घेरा जाता था। जो खेत होते थे, जहां लोग किसान जो खेती करते थे, उसको भी घेरा जाता था इन दीवारों से। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीतियां अपनाई थी। और विजयनगर जो है वो शासक ने पूरे कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और एक व्यापक नीतियां अपनाई थी। एक नीति, एक रूल अपनाया था। और महंगी जो होती है, जो भी वस्तु वगैरह इंतजाम किया गया था वो महंगी होती थी, उसको अपनाई गई थी विजयनगर के शासकों के द्वारा, यानी कि रायस के द्वारा। अब देखिए दूसरी किलेबंदी,
पहला किलेबंदी मैंने आपको बताया भाई सड़कें और किलेबंदियां, ठीक है। तो उसमें से पहला किलेबंदी जो है वो दीवार को कैसे कैसे क्या क्या किया जाता था, तो तोड़ा जाता था, उसके अंदर मिश्रण मिट्टी और मलबे का लिया जाता था। फिर इसके जो वर्गाकार यानी कि मीनार जो है वो वर्गाकार होते थे, आयताकार होते थे, और किलेबंदी को जो है वो खेतों में घेरा जाता था। यहाँ पर ये घेरा लिखा हुआ, ठीक है, घेरा। आप लोग ध्यान देंगे पॉइंट को। चलिए देखिए, चैप्टर थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर जो है जल्दी समझ में नहीं आता है हर एक बच्चों को। आप समझेंगे, आपको कहानी समझ में आएगी। जैसे आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, मोहनजोदड़ो को जैसे मैंने आपको पढ़ा है, सेम वैसे ही कहानी है, बस यहाँ पर आपको एक वर्ड बदल दिया विजयनगर, उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होता था उसमें, ठीक है। और हम लोगों ने देखा सबसे पहले जल के बारे में, अब देख रहे हैं सड़क और दीवार, इन चीजों के बारे में, यानी कि किलों के बारे में। देखिए, दूसरी किलेबंदी नगरीय के केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, जबकि तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। तो जो दूसरे किलेबंदी था वो क्या किया था, नगर के जो केंद्र की है उसी के आंतरिक भाग के चारों ओर बनाई गई थी, ठीक है। और जो तीसरा किलेबंदी था, जो तीसरा किलाबंदी था, वहां पर शासकीय केंद्रों को, यानी जो शासक के केंद्र होते थे, जो राज करते थे, जो शासक होते थे, उनका जो केंद्र होता था, उन्हीं को घेरा गया था तीसरे किलेबंदी से। अगर आप इस तरीके से समझे तो पहले पूरे शहर को घेरा गया, यानी कि पूरे जो यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक पहाड़ है, इन पहाड़ों को मिला गया। दूसरे किलेबंदी में एक नगर को मिला गया, और तीसरे किलेबंदी में एक जो राजा जहां पर होते थे उसको सिर्फ घेरा गया। समझ गए, जो शासक होते थे। अब देखिए, दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थी जो शहर के मुख्य सड़कों को जोड़ती थी। तो दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, यानी कि एंट्री करने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था, एंट्री वाला द्वार होता था, गेट होता था, और शहर के मुख्य सड़कों को ये यानी कि ये जो गेट है वो जोड़ता भी था। समझ गए, आपको चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए, हिंदी इस्लामी यानी कि इंडो इस्लामी, इस चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, किलेबंद बस्ती में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की के सुल्तानों द्वारा स्थापत्य चारित्रिक तत्व माने जाते थे। इसी कला इतिहासकारों ने इस शैली को हिंदी इस्लामी करार दिया गया। तो किलेबंद बस्ती जो था उसमें क्या होता था, प्रवेश के द्वार के लिए प्रवेश द्वार बना, जिसमें मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद होता था। गुंबद आप लोग समझते होंगे, गुंबद जो कि तुर्की के सुल्तानों के द्वारा स्थापत्य है, यानी कि जो तुर्की के सुल्तानों को द्वारा इसको जारी किया गया था, ठीक है, किसको, गुंबद को। और वो ये जो है स्थापत्य चारित्रिक तत्व माने जाते थे। इसे क्या करते हैं, कला इतिहासकारों ने इस शैली को हिंदी इस्लामी करार दिया गया। किसने, कला इतिहासकारों ने, यानी कि जो आर्ट होते थे, जो कला इतिहासकार होते थे, उन्होंने जो है इनका नाम हिंदी इस्लामी दिया। अब देखिए, शहरी केंद्र, पुरातत्वविदों ने कुछ स्थान, ये पुरातत्वविदों ने लिखा हुआ, पुरातत्वविदों ने मिला हुआ लिखा हुआ, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई। पुरातत्वविद बोल सकते हैं एक प्रकार का जो इतिहासकार होते थे, जो इन चीजों का खोज वगैरह करते थे, छानबीन करते थे। तो उन्होंने कुछ स्थानों पर चीनी मिट्टी पाया। यह स्थान शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्व कोना था। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने कहा कि स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते थे। यह मुस्लिम रियायती मोहल्ला भी था। यहाँ पर स्थित मस्जिद तथा मंदिरों के विशिष्ट कार्य हैं। तो शहरी केंद्र में जो पुरातत्वविद थे, यानी कि कुछ इतिहासकार थे, जो उन्होंने चीनी मिट्टी पाया, और वो कहा कि यह शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्व कोना था। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने, यानी कि जो इतिहासकार थे, वो कहा कि स्थानों पर अमीर व्यापारी रहता था। कौन रहता था, अमीर व्यापारी रहता था। और ये मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ पर जो है मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ पर स्थित मस्जिद तथा मंदिरों के विशिष्ट कार्य हैं, और मस्जिद और मंदिरों के कुछ निशान उनको मिले, जिससे वो इस चीज को साबित किया। अब है एक पुर्तगाली यात्रा बरबोसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। पुर्तगाली यात्री बारबोसा, समझ गए। इनके अनुसार लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुद्दू है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाले लंबी गलियों में व्यवस्थित है। कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहां पर ये सेम टू सेम यही पॉइंट लिखा हुआ है कि पुर्तगाली यात्री बरबोसा उनके अनुसार क्या था। तो उनके अनुसार जो है यही चीज है। अगर कभी आपको पूछ दे तो इस पूरे पॉइंट को लिखना है, ठीक है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुद्दू है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। ये पीडीएफ नहीं, आपको एनसीईआरटी के सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री वगैरह सभी के मिल जाएंगे, जिसका हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया वर्ल्ड 249। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको ये पूरा नोट्स जो हमने आपको पढ़ाया पूरे हिस्ट्री का, ये मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर सभी का मिलेगा। हम लोगों ने एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो रखा है 99। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके 5 से 6 सब्जेक्ट, तो आपको जो है टोटल पड़ेंगे इतने, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पीडीएफ। बाकी आप ऐसे भी नोट्स कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देख करके नोट करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है
अपने से लिखने पर, अपने से खुद से नोट बनाने पर आपको ज्यादा याद होगा, रिमेंबर होगा। ठीक है, चलिए अब सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि जो जब ढूंढा, इन चीजों का सर्वेक्षण किया, जांच पड़ताल किया, तो कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। समझ गए? एक हो गया आपका कुआं, एक हो गया बरसात का पानी वाले जलाशय, और एक हो गया मंदिरों के जलाशय। ये सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का, यानी कि एक प्रकार का पानी जो है इन्हीं जगहों से प्राप्त किए जाते थे लोगों के द्वारा। अब देखिए, एक राजकीय केंद्र, यह बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र जो है वो बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, जिसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। शासक इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के जरिए से अपनी सत्ता हासिल करने तथा वैधता प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ लगभग 30 बड़ी संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई थी, जो अनुष्ठिन कामों, पूजा पाठ से संबंधित नहीं थे। मंदिर पूरी तरह राजगिरी से निर्मित थे। मंदिर जो है वो पूरी तरीके से राजगिरी से निर्मित था। तो राजकीय केंद्र था आपका। अब एक राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, यानी कि जो राजकीय केंद्र होते थे उनमें कुछ अन्य भवन होते थे, उनके बारे में हम लोगों को देखना है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं आप लोगों तक वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब आ रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए, कंजूसी आप लोग बिल्कुल ना करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, एक एक पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, 7 से 8 घंटे दिया जा रहा है एक एक पीडीएफ में, एक एक चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, हम लोगों का मनोबल, इच्छा को बढ़ाइए, जिससे कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आया जाए। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यू में पूछा भी गया है कि राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों का नाम क्या है। उसका नाम है लोटस कमल महल। एक है, इसका नाम जो है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों द्वारा रखा गया था। लोटस यानी कि कमल महल, जो इसका नाम कब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा रखा गया था, लोटस। ठीक है, जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए नक्शा के अनुसार यह लोटस एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिला करते थे। इनका प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। इनके बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, परंतु पटल मूर्तियां इनके दीवारों पर सुरक्षित हैं। समझ गए? किसके द्वारा? मैकेंजी जी के द्वारा जो है ये नक्शा बनाया गया था, और उन्हीं के अनुसार ये लोटस परिषद के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ राजा और उनके परिवार ही आते थे। इनके बीच देवस्थल की जो मूर्तियां होती थी उनको तोड़ दिया गया, वो अभी नहीं है, मतलब वो मूर्तियां अब नहीं है, अब तोड़ा गया है, क्या हुआ, ठीक है। परंतु पटल मूर्तियां इनकी दीवारों पर सुरक्षित है। जो पटल मूर्तियां है वो अभी भी इनकी दीवारों पर सुरक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, महानवी डिब्बा के बारे में, ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड। महानवी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। महानवी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में स्थित एक विशालकाय मंच है। महानवी डिब्बा जो है वो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में स्थित एक विशालकाय मंच है। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचा है। मिले साक्ष्य के अनुसार यह एक लकड़ी की संरचना बनी थी। यह महानवी डिब्बा जहां पर लगभग कितने 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचा है, और इसके जो मिले साक्ष्य के अनुसार यह एक लकड़ी की संरचना बनी हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। समझ गए? अब इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के बाद शरद मासों महीनों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार है, जिसे उत्तर भारत में दशहरा कहा जाता है। इस संरचना में जुड़े जो अनुष्ठान है वो संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों महीनों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार है, जिसे बोला जाता है उत्तर भारत में दशहरा। वहीं पे बंगाल में इसको बोला जाता है दुर्गा पूजा, और कहीं पे प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या फिर महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इसी अवसर में विजयनगर के राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, और इसी अवसर में विजयनगर के जो राजा थे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन इसी अवसर में करते थे। अब एक है राजा का भवन नामक संरचना, अंततः क्षेत्र में सबसे विशाल है, लेकिन इसके राजकीय आवास होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। राजा का भवन जो है ये नामक संरचना जो है क्षेत्र में सबसे विशाल था, लेकिन इसके राजकीय आवास होने का, यानी कि राजा वहां पर रहते थे, उसके आवास होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच थे। पहला का नाम था सभा मंडप और दूसरा का नाम था महानवमी डिब्बा। सभा मंडप एक ऊंचा मंडप है, सभा मंडप जो है वो एक ऊंचा मंडप था। तो इनके 2 सबसे प्रभावशाली मंच था, जिसका नाम एक था सभा मंडप, एक का नाम था महानवी डिब्बा, और ये जो है सबसे ऊंचा था वो कौन था? सभा मंडप। ठीक है, अब एक चीज को आप लोग देखेंगे, धार्मिक केंद्र
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वहीं पे आपका एक और पॉइंट आपका विजयनगर के बारे में है। तो धार्मिक केंद्र विजयनगर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो जो है ऑलरेडी लंबी बन रही है। ये पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में। धार्मिक केंद्र के बारे में हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे और हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अगर पार्ट 1 को नहीं देखें तो फटाफट देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और पार्ट 2 को अगर देखें फिर भी समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का चैप्टर पार्ट 2 था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट 3 में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे इस चैप्टर का, जो वीवीआई बनेगा, जो कि आपके चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड परीक्षा के लिए। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा, साथ ही साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करवाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस तरह का कंटेंट को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए बनाएंगे। इसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, और ये पॉइंट को आप लोग समझ जाइए। पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे से सारा चीजें यानी कि जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें आपको बताई गई है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी